हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द्रव्य विज्ञानीय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्रव्य का परिचय यानी द्रव्य होता क्या है। तो वैशेषिक दर्शन में भाव पदार्थों में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया गया है। अब जो द्रव्य होता है उसके अंदर ही गुण और कर्म होते हैं, यानी कोई भी द्रव्य है तो उसका कुछ ना कुछ गुण होगा और कुछ ना कुछ उसके कर्म होंगे। चरक संहिता में षड पदार्थों के बारे में बताया गया है, तो उसमें द्रव्य को चौथा स्थान दिया गया है, क्योंकि चरक संहिता में लिखा हुआ है सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्यानि कर्म च समवायम च इति षट पदार्थ। तो यहाँ पर सामान्य, विशेष, गुण ये प्रथम तीन पदार्थ हैं और उसके पश्चात द्रव्य को चौथा पदार्थ बताया गया है। अब हम बात करते हैं द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति की। तो दो, ये एक गतो धातु यानी गति सूचक धातु है जिसमें यत प्रत्यय लगाने पर द्रव्य शब्द बनता है। तो द्रव्य का अर्थ होता है गति। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी निरुक्ति की। तो निरुक्ति संस्कृत की एक लाइन होती है जिसके माध्यम से हम शब्द के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो द्रवति गच्छति परिमाणम इति द्रव्यम, यानी जो परिमाण को प्राप्त करता है, जिसका कोई परिमाण होता है, वो द्रव्य होता है। और द्रवति गच्छति संयोग विभागादि गुणानिति वा द्रव्यम, यानी जो संयोग और विभाग को प्राप्त करता है वो द्रव्य होता है। तो इनमें से आप कोई भी एक निरुक्ति याद कर सकते हैं। ऊपर वाली इजी है इसलिए आप इसको याद करें कि द्रवति गच्छति परिमाणम मिति द्रवम, जिसका परिमाण होता है वो द्रव्य होता है। अब हम बात करते हैं द्रव्य के लक्षण। तो लक्षण क्या क्या होते हैं द्रव्य के, तो इसके अंदर बहुत सारा दिया हुआ है। इनमें से आपको कोई भी एक लक्षण द्रव्य का याद रखना है, एक श्लोक। तो हम चरक संहिता को प्रधान ग्रंथ मानते हैं, तो हम चरक का याद करेंगे। यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तत् द्रवम, यानी जिसमें गुण और कर्म ये समवायी संबंध से आश्रित हो, अर्थात द्रव गुण और कर्म का समवायीकरण हो, उसे द्रव कहते हैं। तो ये इजी श्लोक है इसलिए आप इसको याद करें। और दूसरी बात ये चरक संहिता का है, चरक प्रधान ग्रंथ है, तो इसका हमें याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तत् द्रवम, यानी कर्म और गुण जिसमें समवायी संबंधों से आश्रित हो उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो सुश्रुत के बाद में अब आते हैं, सुश्रुत भी सेम बात बोलते हैं कि द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत्ता समवायी कारणम इति, कि जिसमें क्रिया और गुण होते हैं और उनका समवायीकरण होता है वो द्रव्य है। तो हमने चरक याद कर लिया यहाँ पर। सुश्रुत चाहो तो कर सकते हो, ना करो तो भी ठीक है। अच्छा, आचार्य भाव मिश्र ने भाव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा था। ये भी एक अच्छा ग्रंथ है, मतलब इसका रेफरेंस लिया जाता है, एनाटॉमी में मेनली इसका रेफरेंस लिया जाता है। तो इसने कुछ अलग बात कही, तो उनकी पढ़ते हम। रसादीनाम पंचानाम भुक्तानाम यदाश्रयभूतम तद्द्रवम, यानी रसादि, रस आदि। कभी भी आपको ऐसे लिखे रसादि, यानी रस और उसके आगे के 5 द्रव्य, इस तरीके से देखा जाता है। अगर कोई बोले वातादि, यानी वात, पित्त और कफ 3 दोषों की बात कर रहे हैं, तो कभी भी संस्कृत में इस प्रकार आदि लिख के लिखा हो तो आप समझ जाना कि पूरे ग्रुप की बात कर रही हैं। तो रसादि यानी जिसमें रस, गुण, वीर्य और विपाक और कर्म इन सभी का आश्रय हो उसे द्रव कहते हैं। अब हम आ जाते हैं द्रव के वर्गीकरण पर। तो जब हम द्रव का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहला वर्गीकरण होता है कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य का। कारण द्रव्य क्या होता है, तो वे द्रव्य जिनसे अन्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है उन्हें कारण द्रव्य कहते हैं। ये नित्य होते हैं, यानी हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, चाहे अति सूक्ष्म मात्रा आप इसकी कर दो तो भी ये प्रेजेंट रहेंगे, यानी एक तरीके से एटॉमिक लेवल पर हो गई बात। तो कारण द्रव्य 9 होते हैं, जिसमें अपने श्लोक से याद कर सकते हैं। खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। खादी यानी ख आदि, ख बोलते हैं अपन आकाश को, यानी आकाश आदि। यहाँ से पता चल रहा है कि हम पंच महाभूतों के बात कर रहे हैं, पर यहाँ पंच महाभूत सीधे नहीं बोल के उनके परमाणुओं की बात कर रहे हैं कि पंच महाभूतों के परमाणु यानी आकाश,
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी महाभूत के परमाणुओं, आत्मा, मन, काल और दिशाओं, इन सबको मिलाकर नव कारण द्रव्य कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे नव कारण द्रव्य क्या है, तो आप ये श्लोक लिख सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरा होता है कार्य द्रव्य। अब जो कार्य द्रव्य होता है वो कारण द्रव्य से ही उत्पन्न होता है, लेकिन ये अनित्य होते हैं। इसके अंदर आते हैं महाभूत जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, साथ में कुछ महाभूतों से निर्मित वस्तु जैसे पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत, वायु महाभूत, इन सब से मिलकर हमने घड़ा बनाया है। उसके अंदर स्पेस है तो उसमें आकाश महाभूत भी है। तो पंच महाभूतों से बनने वाली सभी चीज़ें भी कार्य द्रव्य के अंदर आती है। फिर हम बात करते हैं चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य की। तो देखो, कार्य द्रव्य जो होता है वो फर्दर चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य दो भागों में बांटा जा सकता है। सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, निरंद्रियम अचेतनम। यहाँ पर संधि है ना, निरंद्रियम धन अचेतनम। ये चरक कहते हैं सूत्री स्थान में कि जिनमें इंद्रियां हो, इंद्रियों का संयोग हो, उसे चेतन द्रव्य कहते हैं, और जिसमें इंद्रियों का संयोग नहीं होता उसे अचेतन द्रव्य कहते हैं। तो ये चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप उनकी परिभाषा देख सकते हैं। सेंद्रियम यानी इंद्रियों युक्त द्रव्यों को चेतन द्रव्य कहते हैं। अब चेतनता का जो भाव होता है वो आत्मा से आता है। दूसरा होता है अचेतन द्रव्य जो निरिंद्रिय होते हैं, यानी इंद्रियों से रहित होते हैं। तो आत्मा की अनुपस्थिति जहाँ पर है वहाँ अचेतन द्रव्य है। फिर हमारे पास जो चेतन द्रव्य होते हैं उनको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया है, अंतश्चेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। अंतश्चेतन क्या होता है, तो इसको सरल भाषा में समझेंगे तो अंतश्चेतन वो द्रव्य होते हैं जिनमें चेतना तो होती है, मतलब जिनको भीतर आत्मा है तो ज्ञान का अनुभव करते हैं, परंतु जब वो रिस्पॉन्स जो अपन बोलते हैं वो उनमें नहीं होता, यानी वो उस बात को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें अंतश्चेतन कहते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि मेघ में जब गर्जना होती है तब लवली नाम का एक पादप होता है, उसके फल उत्पन्न होते हैं। तो इससे पता चलता है कि उस पादप में सुनने की क्षमता है, लेकिन पादप उसको सुनकर उसके आगे कुछ और व्यक्त नहीं कर पाता ना, तो इसलिए उसको अंतश्चेतन कहते हैं। तो अंतश्चेतन प्रकार के जितने भी द्रव्य हैं वो मेनली पादपों के बारे में बताया गया है। जैसे सूर्य की गति होती है तो सूर्यमुखी घूमता है, सूर्य के साथ साथ सूर्यमुखी उसकी तरफ फेस करके रहता है, इसलिए तो उसको सनफ्लावर बोलते हैं। और लाजवंती बोलते हैं अपन छुई मुई का जो पौधा होता है उसको। तो ये क्या करता है, इसको अपन टच करेंगे तो इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है, तो इसमें भी स्पर्श का ज्ञान होता है इस प्रकार, ठीक है। तो अंतश्चेतन द्रव्य के भेद कितने होते हैं, तो इसके 4 भेद होते हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। तो ये पादपों को 4 भागों में बांटा गया है, चरक संहिता में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। वनस्पति क्या होती है, जिनमें पुष्प जो होते हैं वो कर्णिकाओं से ढक जाते हैं, यानी जिसमें पुष्प दिखाई नहीं देते, या ऐसे देखा जाए तो अपन मॉडर्न एक्सपेक्ट से बोले तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं या उससे पहले के पौधे होते हैं उनको वनस्पति कहते हैं, ठीक है, जैसे वट और गूलर। फिर आता है अपने पास में वानस्पत्य में क्या होता है, जिसमें एंजियोस्पर्म्स आते हैं, यानी पुष्प और फल दिखाई देते हैं, जैसे आम, अमरूद, ठीक है। फिर औषध में कौन से आते हैं, औषध में बीज उत्पन्न करके जो पादप नष्ट हो जाते हैं, यानी मेनली जो फसलीय पौधे होते हैं जैसे गेहूँ, जो इनको औषध में काउंट किया है। देन अपने पास आता है विरुद्ध होते हैं लता वाले पौधे, जैसे कि गुड़ूची। तो गुड़ूची क्या होती है, गुड़ूची एक ही लता होती है। ऐसे ही गिलोय आपने सुना होगा, गिलोय का बहुत प्रयोग किया था कोविड में, तो गिलोय भी एक प्रकार की लता है, तो वो भी विरुद्ध में आती है। तो ये 4 प्रकार के अंतश्चेतन द्रव्य है, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। फिर बाह्य अभ्यंतर चेतन, तो इसमें जंतु आते हैं जिनमें बाह्य और अंतर दोनों रूप से चेतना दिखती है, यानी जो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जैसे जरायुज। तो जरायुज जो होते हैं वो मैमल्स को बोलते हैं। ये क्या होते हैं, प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य जो है, कपी हो गया, कपी यानी बंदर, तो वो सब जरायुज में आ गए, गाय हो गई, है ना।
अंडज कौन होते हैं? तो अंडज वो जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे सरीसृप हो गए, रेप्टाइल्स, और जितने भी बर्ड्स हैं, और कुछ मछलियाँ भी आती है जो अंडे उत्पन्न करती है, तो अंडज उनमें आ गए। स्वेदज और उद्भिज्ज। अब देखो, स्वेदज और उद्भिज्ज का कॉन्सेप्ट पुराना है। पहले लोग जब मानते थे कि पसीने से भी जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे कृमि और कीट, और उद्भिज्ज तो जो पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होते हैं, जैसे इंद्रगोप। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो अब रॉन्ग प्रूफ हो चुके हैं। जैसे हमने जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी सुना था कि जो पसीने के अंदर आटा डाल के रखते हैं भूसा, तो वो उग जाता है। ऐसे ग्रीक विचारक भी मानते थे, इंडियन भी मानते थे, तो इसको गलत साबित कर दिया। तो जरायुज और अंडज का कॉन्सेप्ट अभी भी सही है, पर स्वेदज और उद्भिज्ज का कॉन्सेप्ट अब गलत सिद्ध हो गया है। तो लेकिन आपको ये याद रखना है कि पहले क्या क्या वर्णित किया गया है। तो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज ये बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य हैं। फिर अपने पास आते हैं खनिज और कृत्रिम द्रव्य। तो देखो, अचेतन द्रव्यों को फिर दो भागों में बांटा है। चेतन द्रव्य को किस में बांटा था? अभ्यंतर चेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। पर खनिज और कृत्रिम द्रव्य ये दोनों होते हैं अचेतन द्रव्य। तो खनिज क्या होते हैं? तो पृथ्वी से खोद कर यानी खनन क्रिया से निकालते हैं। तो जैसे लोहा, तांबा, तो दोनों कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल बात है। फिर मनुष्य द्वारा उत्पन्न द्रव कृत्रिम होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, सीमेंट हो गई, तो जो मनुष्यों ने बनाई है, सिंथेसाइज्ड किए हैं, पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, तो वह सब क्या है? कृत्रिम द्रव्य है। उसके बाद में हमारे पास आ जाती है धातु और अधातु। तो देखो, धातु जो होती है वो खनिज द्रव्यों के ही भेद होते हैं, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मली अपन ने पढ़ा है नीट में भी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं या फिर डिग करके निकाल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम एक टेबल दे रखी है ईजिली रिमेंबर करने के लिए। तो यहाँ से अपन रिवाइज कर सकते हैं कि द्रव्य दो प्रकार के हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य नित्य होते हैं, कार्य द्रव्य अनित्य होते हैं। अब कारण द्रव्य में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यानी पंच महाभूतों के परमाणु होते हैं। काल होता है, दिशा होती है, आत्मा होती है, मन होता है। फिर वो खादिन्य आत्मा वाला श्लोक इसमें आएगा। कार्य द्रव्य वो होते हैं जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु महाभूत होते हैं। अब इनसे बनते चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। क्योंकि अपन आयुर्वेद में कहते हैं कि सर्वम द्रवम पंचभौतिकम, यानी इन पांच महाभूतों से ही सब बना है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन। तो चेतन द्रव्य को फिर दो भागों में बांटा, अंतश्चेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। और अचेतन द्रव्य जो है उनको खनिज और कृत्रिम में बांटा। अब कृत्रिम तो मानव ने सिंथेसाइज किया, वो हो गया। खनिज में धातु अधातु आ गए। अब अंतश्चेतन की बात करें तो वनस्पति आ गया, वानस्पत्य आ गया, औषध आ गया, विरुद्ध आ गया, उनके एग्जाम्पल्स याद रखें। और बाह्य अभ्यंतर चेतन में अपना जरायुज आ गया, अंडज, स्वेदज और उद्भिज्ज। तो इस तरीके का हमने एक समरी टाइप की टेबल बना रखी है, हमने मतलब बुक में बनी हुई है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है और आप ये बनाकर आते हैं, सो यू विल ईजिली ग्रैब द मार्क्स। आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद में वर्णित द्रव्यों के अन्य भेद। तो देखो, योनि का मतलब यहाँ पर वेजाइना नहीं है, यहाँ पर उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति के आधार पर भी द्रव्यों को बांटा गया है। तो तत् पुनः त्रिविधम, देखो ये संधि होती है ना, तो पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है तत् पुनः, पुनः है ना, त्रिविधम ज्ञेयम जांगम औदभिद पार्थिवम, यानी वहाँ अब पुनः तीन प्रकार के जो द्रव्य हैं उनके बारे में हमें पता है या ज्ञान होता है। जांगम द्रव्य, औद्भिद्य और भौम द्रव्य या पार्थिव द्रव्य। तो जांगम द्रव्य कौन सा है? तो जो प्राणियों से मिलता है ना, जैसे कि गौरस यानी दूध, मधु, मधुमक्खियों से मिलता है, तो ये जांगम द्रव्य है। औद्भिद्य द्रव्य कौन से हो गए? जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, यानी कुल मिला के जिनके अपन खेती करते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, यव हो गया। और पार्थिव या भौम द्रव्य कौन से होते हैं? जो खनन द्वारा पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, जैसे लोहा यानी आयरन, पारद यानी मर्क्यूरी और गंधक यानी सल्फर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे
प्रयोग भेद के द्रव्य के आधार पर, यानी अपन जो द्रव्य है उनको यूज़ के आधार पर हमने बांटा है। फिर औषध और आहार। औषध क्या होते हैं? जिनमें शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, तो इनको गुरुवादी गुण बोलते हैं, है ना। तो जिनमें ये गुण होते हैं, इन्हीं गुणों के आधार पर आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होता है। तो जिनमें ये गुण होते हैं उन्हें औषध द्रव्य कहते हैं। इनका यूज़ एज ए मेडिसिन किया जा सकता है। आहार द्रव्य जो होते हैं वो शरीर की जो धातुएं होती है, तो आयुर्वेद में 7 धातुएं हैं, आपको पता होगा। रसाश्रिक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धात्वा सप्रदुष्या, यानी रस, अश्रिक जिसको रक्त बोलते हैं, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो ये जो धातुएं होती हैं इनका पोषण जो करता है वो आहार द्रव्य है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दोष कर्म के आधार पर द्रव्य। तो देखो, दोष कर्म के आधार पर 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं: दोष प्रशमक, धातु प्रदूषक और स्वास्थ्य कारक। दोष प्रशमक यानी देखो हमारे 3 तरीके के दोष है, वात, पित्त और कफ। तो इन तीनों दोषों में से कोई भी बढ़ जाता है तो रोग उत्पन्न होता है। तो इनको अगर वापस शांत कर दो, यानी इनके लेवल को वापस से इक्वल कर दो, तो फिर दोष तो सही हो जाएगा, यानी रोग सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे द्रव्य जो रोगों का शमन करते हैं, जो बीमारियों को ठीक करते हैं, दोष प्रशमक कहलाते हैं। जैसे गुडूची, ये त्रिदोषामक है, यानी तीनों दोषों, वात, पित्त, कफ, तीनों को शांत कर देती है, सम दोष को बढ़ाने वाली है। धातु प्रदूषक द्रव्य कौन से होते हैं? जो धातुओं को दूषित करते हैं, जैसे कि विष। और स्वास्थ्य कारक द्रव्य, स्वास्थ्य कारक द्रव्य कौन से होते हैं? अगेन जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, जैसे गेहूँ, शाली आदि, यानी कुल मिला के जो सप्त धातुओं का पोषण करने वाले द्रव्य थे, वैसे ही द्रव्य स्वास्थ्य कारक द्रव्य कहलाते हैं। फिर रस भेद से द्रव्यों के प्रकार, कि रस के आधार पर कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं। तो ये अष्टांग हृदय में आप श्लोक पढ़ेंगे कि 6 प्रकार के रस होते हैं, और उन रसों के में मधुर, लवण, तिक्त, अम्ल, कटु और कषाय। तो वहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है रसा स्वादु अम्ल लवणम तिक्त उष्ण कषाय का तत् षड द्रव्यम आसीत तास्ते यथा पूर्व बलावहा, यानी कि जिनमें स्वादु यानी मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण और कषाय, अच्छा उष्ण को ही कटु द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार के द्रव्यों से युक्त जो भोजन ग्रहण करता है वो हमेशा बलशाली रहता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि उन 6 रसों के आधार पर भी 6 प्रकार के द्रव्य हो गए। मधुस्कंद द्रव्य, यानी जिसमें मधुर रस यानी स्वादु रस की प्रधानता होती है। अम्लस्कंद रस, लवण स्कंद रस, यानी इसमें लवण रस है। कटु यानी तिक्त, कटु वाला हो गया। उष्ण द्रव्य तिक्त रस हो गया, और कषाय रस हो गया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको कुछ कुछ पढ़ लेने हैं, इसे पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जीवक, ऋषभक, जीवंती, है ना, ताम्लकी, कोकली और शिरकाकोली, मुदगपर्णी, माशपर्णी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, मधुपर्णी, मेदो और महामेदा। तो ये क्या है? मधुस्कंद के द्रव्य हैं, मधुर रस वाले हैं। फिर अम्ल वाले क्या हो गए? आम्र हो गए, आम्रातक हो गए, लकुच हो गया, कर्ममद हो गया, वृक्षाम्ल हो गया, है ना, और बदर हो गया, दाडिम हो गया। तो आप इसमें से कुछ कुछ 4-4, 5-5 याद करना। हाँ, लवण में ही देखो, एक तो सेंधव याद कर लेना। सेंधव नमक को बोलते हैं, और सेंधा नमक जो बोलते हैं ना अपन नॉर्मली, वो काल यानी काला नमक, और सामुद्र यानी समुद्री नमक जो वाइट सॉल्ट आता है वो, है ना, रोमक और पाक्य। तो ये इस तरीके के लवण हो गए। कटु रस हो गए अपने पिपली, पिपली मूल। तो पिपली हम लड्डू वड्डू बनाने में डालते हैं, ब्लैक से कलर की होती है, पतली लंबी। चित्रक और अजमोदा, आंद्रक, विडंग। और तिक्त रस जो होते हैं वो चंदन में होता है, कृतमाल में होता है, तुम्बुर, कूटज, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मूरवा। तो ये सब औषधियों के नाम हैं जिनसे मिला के पाउडर या चूर्ण बनाकर हम इलाज कर सकते हैं। तिक्त रस में आ गया, पढ़ लिया अपन ने। कषाय रस में प्रियंग, अनंता, आम्रास्ति, लौद्र, मोचरस, समंगा और धातकी पुष्प, पदम, पदम केशर। तो ये हो गया जो सिमिलर, जैसे पदम और पदम केशर हो गया, काकोली, शीर काकोली हो गया, है ना, आम्र, आम्रातक हो गया। तो इनको आप याद करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा याद करने में। सैंधव, काल और सामुद्र, तीनों नमक हो गए, लवण में आ जाएंगे, ईजी एग्जाम्पल हो गए, है ना।
और पिपली पिपली मूल हस्ती पिपली, तो 3 एग्जाम्पल कटुस्कंद के हो गए। तो इस तरीके सब इजी एग्जाम्पल याद करें, अपने ब्रेन को यूज़ करें। इसके बाद में हमारे पास आहार द्रव्य के भेद आते हैं। आहार द्रव्य किससे भेद, यानी देखो शोक धान्य हो गया, शमी, मांस, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, गौरस, इक्षु, कृताक्ष और आहारोपयोगी। तो ये सब द्रव्य है, मतलब आहार जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके आधार पर द्रव्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बता रखा है इसमें। फल तो पता ही है, गौरस दुग्ध होता है ना। हरित इक्षु यानी गन्ना होता है। मांस अपने को पता है। शाक यानी शाक वाले पौधे हो गए। जल अपने को पता ही है। बाकी आहार उपयोगी चीज़ें अपने को पता है। शमी का वृक्ष होता है। शोक धान्य एक प्रकार का अनाज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार मद्य यानी शराब होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के वो हो गए आहार द्रव्यों के आधार पर हो गए, और ये सब हम चरक संहिता के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो। आगे का वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं और कमेंट करते हैं तो थैंक यू। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।